सिविल सर्विसेज विद नीलेश चैनल आपका स्वागत करता है। इंडिया ईयरबुक समरी की सीरीज में ये अगले चैप्टर के ऊपर वीडियो है। हर वीडियो के साथ हम जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कवर करते जा रहे हैं और ये इंश्योर कर रहे हैं कि हम उन चीज़ों पे फोकस कर सकें जहां से यूपीएससी सवाल बनाता है। मेरी आपको सलाह यही रहेगी कि अगर आप यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 के लिए तैयारी कर रहे हैं, देन मेक श्योर दैट यू डोंट मिस द इंडिया ईयरबुक। इंडिया ईयरबुक बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके प्रीलिम्स में आपकी प्रिपरेशन को मेक भी कर सकता है, ब्रेक भी कर सकता है। बट समस्या ये है कि 750 पन्ने की वो बुक है, टाइम पे पढ़ पाना, फिर उसमें बेस्ट कंटेंट निकालना, फिर उसे रिवाइज कर पाना, ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल हो जाता है। इसी चीज़ के सॉल्यूशन के लिए हमने बनाई है ये समरी। इस समरी में हमने जितने भी उसके चैप्टर्स हैं उसकी समरी बना के मात्र 178 पेजेस में हमने कवर कर दिया है। 178 पेजेस में कवर करने का पर्पज़ यही था कि आप टाइम से पढ़ सकें, रिवाइज कर सकें, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उन पे ही फोकस रखें और सवाल बने तो आप उस सवाल को कर भी पाएँ। अब इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, मैं आपको बता दूं 2024 में 30 प्लस मार्क्स के क्वेश्चंस आए थे एंड 2025 में भी कई सारे सवाल आपके इंडिया ईयर बुक से ही आए थे। सो एनी टाइम द क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड फ्रॉम दिस, सो मेक श्योर दैट यू डू इट प्रॉपरली। उसके अलावा ये एक ऐसी बुक है जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती है फॉर योर प्रीलिम्स प्रिपरेशन। इसमें हमने जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन आ रखे हैं 31 साल के, उसके शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं लास्ट टाइम रिवीजन के लिए। तो वो फैक्ट्स जो यूपीएससी पूछता है उन फैक्ट्स से सवाल बनाए गए हैं, मतलब सवाल जो भी आ रखे हैं उससे शॉर्ट नोट्स बनाए गए हैं ताकि वो फैक्ट्स आपके ना छूटे, तो आप इसे भी आप अपनी प्रिपरेशन के लिए यूज कर सकते हैं। करंट अफेयर्स के लिए यू कैन यूज दिस, ये बहुत हेल्प करेगा आपको आपका करंट अफेयर्स कवर करने में। एक सिंगल मैगजीन 367 पेजेस एंड द जॉब इज डन। देन कैन यूज दीज थिंग्स आल्सो फॉर इंप्रूविंग योर प्रिपरेशन सो दैट प्रीलिम्स क्वालिफाई कर सकें। इस वेबसाइट पे ये मिल जाएगा आपको इफ यू इन द केस यू वांट दैट। आज का जो चैप्टर है दैट इज ऑन लॉ एंड जस्टिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है एंड कॉन्स्टिट्यूशनली जो सवाल बनते हैं या फिर जो हमारे यहाँ पे चीज़ें होती हैं उसके अकॉर्डिंग तो इसे बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। तो हमारे यहाँ लॉ एंड जस्टिस के लिए एक मिनिस्ट्री होती है जिसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। थोड़े से इसके बारे में थोड़े से फैक्ट्स जान लेते हैं। हिस्टोरिकल इवोल्यूशन की बात कर लेंगे तो इट्स रूट्स ट्रेस बैक टू चार्टर एक्ट ऑफ 1833। अब ये एक्ट आपके लक्ष्मीकांत में दिया हुआ है, मेक श्योर दैट यू रीड इट प्रॉपरली। इसके चलते गवर्नर जनरल गॉट द लेजिस्लेटिव पावर विच ही यूज्ड टिल फ्रॉम 1834 टू 1920। लॉज बाद में और भी इनेक्ट हुए, जैसे कि इंडियन लेजिस्लेचर ने लॉ इनेक्ट किया 1919 में एंड देन 1935 एंड देन यू हैड द डोमिनियन लेजिस्लेचर 1947 से 49। करंट फ्रेमवर्क ये है कि आपके जो भी लेजिस्लेटिव पावर है दैट इज वेस्टेड इन द पार्लियामेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ग्रांट्स द पार्लियामेंट द पावर टू फ्रेम द लॉज फॉर द पीपल। इस मिनिस्ट्री के स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। देन देयर आर 3 डिपार्टमेंट्स। यू हैव द डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स, you have the legislative department, you have the department of justice। then department of legal affairs की बात कर लें, then this is legal interpretation of constitution and laws। ये सारा काम इसका है कि ये जितने भी लीगल इंटरप्रिटेशन की जरूरत पड़ती है ये काम यही करता है। दिस हैंडल्स द लिटिगेशन, लीगल रिफॉर्म्स, ट्रीटीज एंड दिस ओवरसीज द इंडियन लीगल सर्विस, लीगल प्रोफेशन। लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट का काम क्या है कि दिस ड्राफ्ट द प्रिंसिपल लेजिस्लेशन फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट। डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस का काम क्या है? दिस हैंडल्स द अपॉइंटमेंट, रेजिग्नेशन एंड रिमूवल ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। सो ये इंपॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान रख लेना जो अभी मैंने बताई। अब आते हैं अगले पेज पे। देन इंडियन लीगल सिस्टम की बात करते हैं जो बेसिकली डिस्कस ये कर रहा है कि हमारे लॉ के सोर्सेज क्या है। सो हमारे जो लॉ के सोर्सेज हैं वो 4 हैं। पहली चीज है आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, दूसरी चीज है राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस अंडर द ऑर्डिनरी स्टैट्यूट्स, तीसरी चीज है ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप टू इन्फोर्स राइट्स विद इन द कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म्स। सो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बता रहा है कि बेसिकली ब्रॉडर फ्रेमवर्क, उसके अंदर में पार्लियामेंट इज मेकिंग द लॉ, पार्लियामेंट जो भी लॉ बना रहा है उसको इन्फोर्स कर रहा है एग्जीक्यूटिव, एंड देन यू हैव द लीगल एंड जुडिशियल प्रेसिडेंट। सो दिस कंप्राइज ऑफ द 4 कंपोनेंट्स। India is a democratic and representative nation, so there is a chain of accountability towards the people. People are sovereign in the country। अब हमारे सोर्सेज ऑफ लॉ की बात कर लेते हैं। तो जो हमारा मेन सोर्स है दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशन, देन यू हैव द स्टैट्यूट्स, देन यू हैव द कस्टमरी लॉ एंड यू हैव द केस लॉ। आते हैं स्टैट्यूट्स एंड द सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन पे। व्हाट आर स्टैट्यूट्स, ये इंपॉर्टेंट है।
नाउ दिस इज द प्राइमरी लेजिस्लेशन, ये इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। स्टैट्यूट्स आर द लॉज विच आर पास डायरेक्टली बाय द लेजिस्लेचर, ये लेजिस्लेचर के द्वारा पास किया जाता है। सो आप इसको क्या कहते हैं, आप इसे एक्ट कहते हैं, ये एक्ट आ गया। सो दिस इज द प्राइमरी लेजिस्लेशन, सो दिस इज created by the elected lawmakers who have the highest authority among the written laws. This has the highest authority among the written laws. So ये मेन लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, और ये इन जनरल दिस इज ब्रॉड इन नेचर। फॉर एग्जाम्पल आपका आईपीसी अब तो हटा दिया गया है, बट आईपीसी 160 1860, देन यू हैव द कंपनीज एक्ट 2013, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, ये सारा कुछ स्टैट्यूट है। देन यू हैव द सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन दिस इज द लॉ which is made by an authority other than the legislature under power given by the statute, तो इसको हम डेलीगेटेड लेजिस्लेशन भी कहते हैं, सेकेंडरी लेजिस्लेशन भी कहते हैं। ये कौन बनाता है, गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज बनाती हैं अंडर द एक्ट। दिस इज मेड बाय इवन द लोकल बॉडीज, इवन बाय द रेगुलेटरी अथॉरिटीज। अब देखो स्टैट्यूट्स दे आर ब्रॉड इन नेचर, सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन ये डिटेल प्रोसीजर और टेक्निकल रूल्स प्रोवाइड करती हैं ताकि आप स्टैट्यूट को इफेक्टिवली आप इंप्लीमेंट कर सके। जैसे कि आपका कंपनीज एक्ट 2013 है, अब कंपनीज एक्ट है ACT 2013, ये तो हो गया स्टैट्यूट, लेकिन इसके अंदर में कुछ कंपनी के रूल्स होंगे, कंपनी रूल्स होंगे, कुछ आपके कंप्लायंस रेगुलेशंस होंगे, कुछ आपके फाइलिंग प्रोसीजर्स होंगे, ये सारा कुछ सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन में है। जैसे कि आपका मोटर व्हीकल एक्ट 1988, मोटर व्हीकल एक्ट 1988 इज स्टैट्यूट, लेकिन इसके अंतर्गत में बनाए गए ट्रैफिक रूल्स, लाइसेंसिंग प्रोसीजर, सेफ्टी रेगुलेशंस, ये सारा कुछ आपका सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन में आ जाएगा। एंड सो यू मस्ट नो व्हाट आर दीज थिंग्स। तो ऐसा मत कभी किया करो कि जैसे टर्म आया उस टर्म को मीनिंग नहीं जानते हैं ठीक से और हम आगे बढ़ जाए। इसलिए मेरी कोशिश यही रहेगी कि जो भी टर्म्स आएंगे, जहां जहां पे जरूरत पड़ेगी, आई विल बी एक्सप्लेनिंग द मीनिंग ऑल्सो। सो स्टैट्यूट्स आर इनेक्टेड बाय पार्लियामेंट एंड स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी लेजिस्लेचर। Subordinate legislation, rules, laws, bylaws, regulations, they are made by the government and local bodies under the delegated authority. Then judicial decisions. Now judicial decision जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कुछ बोल दिया, हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट ने कुछ बोला, तो इन जनरल दिस इज द बाइंडिंग एक्चुअली। सो सुप्रीम कोर्ट डिसीजंस तो ये बाइंडिंग है पूरे इंडिया के अराउंड, और हाई कोर्ट के उस स्टेट के लिए, क्योंकि वहीं तक उसका जुरिस्डिक्शन होता है। देन कस्टम्स एंड कन्वेंशंस की बात कर लें, देन ये रिकॉग्नाइज किए जाते हैं, लाइक जो कुछ लोकल कस्टम्स है, अगर ये स्टैट्यूट एंड मोरालिटी के अगेंस्ट में नहीं है। एंड दैट इज व्हाई इन द सबरीमाला केस वी हैड द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी एंड द सोशल मोरालिटी। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी ओन ऑल्दो, because this was something which was going against the constitutional morality. So this is considered by the courts in the administration of justice. Coming next, we have the Supreme Court of India. Kuch facts, like we had a privy council that was the highest appellate forum during the British rule post 1833. उसके बाद बना आपका फेडरल कोर्ट जो कि 1837 में बना अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। सवाल बन सकता है इस पे, ये ध्यान रखना। बट इस फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया की लिमिटेड ओरिजिनल एडवाइजरी एंड एपलेट जुरिस्डिक्शन थी, एंड अपील टू द प्राइवी काउंसिल वाज एबॉलिश्ड इन 1949। फुल एपलेट पावर वाज गिवन टू द फेडरल कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट 26 जनवरी 1950 को अपने एग्जिस्टेंस में आया, विच रिप्लेस द फेडरल कोर्ट। इसकी कंपोजिशन टाइम टू टाइम चेंज होती गई है। स्टार्टिंग में वी हैड द चीफ जस्टिस एंड 7 जजेस, तो टोटल 8 जजेस थे। इस टाइम पे ये जजेस की जो स्ट्रेंथ है, अगर आप देखेंगे, वीडियो पॉज करके एक बार नोट कर लेना, अगर आप देखेंगे तो करंटली बढ़ते 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 पहले 11, फिर 14, फिर 18, फिर 26, फिर 31, फिर 34 करंट सैंक्शन स्ट्रेंथ है जो कि सुप्रीम कोर्ट की है। वर्किंग स्टाइल क्या होता है, जजेस जनरली 2 से 3 लोगों की बेंच में बैठते हैं एंड डिसीजन इज बेस्ड अपॉन द मेजोरिटी। अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है तो वी हैव द कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस, 5 या 5 से ज़्यादा जजेस इसको मिलके हैंडल करते हैं एंड दे गिव द जजमेंट, एंड मेजोरिटी बेसिस पे ही जो भी फाइनल डिसीजन होता है वो माना जाता है। देन यू हैव द नेशनल मिशन फॉर जस्टिस डिलीवरी एंड लीगल रिफॉर्म्स। जाहिर सी बात है, जस्टिस डिलीवरी को बेटर करना है एंड लीगल रिफॉर्म्स करना है, मतलब फास्टर। बेसिकली जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, तो लीगल रिफॉर्म्स करना है मतलब बेसिकली फास्टर, जो भी उसके प्रॉब्लम्स है उसको फास्टर वे में रिजॉल्व करना है। सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू रिड्यूस द डिलेज, यू हैव टू रिड्यूस द अरियर्स। देन ऑब्जेक्टिव सिंपल सा है, दिस वाज सेट अप इन 2011 and there is the enhancement of accountability through the structural reforms and the performance standard.
डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस इस चीज़ के लिए वेब पोर्टल मेंटेन करता है ताकि सैंक्शन स्ट्रेंथ जजेस की देख सके, वर्किंग स्ट्रेंथ देख सके। सैंक्शन एंड वर्किंग स्ट्रेंथ क्या है? मान लो कि लेट्स से देयर आर 100 सीट्स लेकिन जजेस ही 51 है, तो दिस इज द वर्किंग स्ट्रेंथ, दिस इज द सैंक्शन स्ट्रेंथ। और ज़्यादातर डिपार्टमेंट्स में उनकी वर्किंग स्ट्रेंथ उनके सैंक्शन स्ट्रेंथ से कम ही रहती है, वैकेंसी रहती ही रहती है, इवन इन द आईएएस एंड आईपीएस ऑल्सो। ठीक है, सो देयर इज द वैकेंसी, वो ये चेक करता है लाइक वैकेंसी ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड सबऑर्डिनेट जजेस एंड दिस इज अपडेटेड मंथली। देन यू हैव द डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द सबऑर्डिनेट कोर्ट। क्यों? क्योंकि भैया हमारा एक नेशनल मिशन है कि हमें जस्टिस डिलीवरी अच्छी करनी है, लीगल रिफॉर्म्स लाने। सो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारना पड़ेगा। फॉर दैट वी हैव द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट अकेले नहीं है, सेंटर बोलेगा भैया हम तुमको पैसा देंगे। सो दिस इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड सिंस 1993-94 बाय द डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस। एंड इंफ्रास्ट्रक्चर में सेंट्रल देगा 60 और स्टेट लगाएगा 40, सेंटर इन द स्टेट। 90:10 फॉर द नॉर्थ ईस्ट एंड द हिमालयन स्टेट, 100% फॉर द यूनियन टेरिटरी। सेंटर का शेयर ये वाला है। देन स्कीम डिटेल्स 2021-22 से लेकर 2025-26 तक। देयर इज टोटल आउटले ऑफ 5357 करोड़, जिसमें 50 करोड़ ग्राम न्यायालय के लिए दिए गए हैं। देन ऑब्जेक्टिव इज सिंपल, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है ताकि वी कैन बिल्ड बेटर कोर्ट्स फॉर द न्यू इंडिया। देन यू हैव द न्याय विकास पोर्टल। सवाल बस इतना बनेगा कि न्याय विकास पोर्टल क्या है और किसके थ्रू बनाया गया है। दिस इज डेवलप्ड विद द हेल्प ऑफ इसरो। तो जो भी आपका प्रोजेक्ट बनेगा, इस प्रोजेक्ट को जियो टैग किया जाएगा। ये जरूरी हो जाता है क्योंकि वी हैव सीन द केसेस वेयर बाई जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं या फिर इवन जो अदर लोग हैं, उन्होंने बोल दिया कि भैया यहाँ पे चीज़ एग्जिस्ट करती है, तालाब है और कुछ भी नहीं है वहाँ पे, बट इट इज अपडेटेड ऑन द डॉक्यूमेंट। सो जियो टैग्ड मॉनिटरिंग ऑफ प्रोजेक्ट्स इज देयर। देन यू हैव द ग्राम न्यायालय। व्हाट इज ग्राम न्यायालय? ये विलेज लेवल कोर्ट है। ये स्टेब्लिश किया गया है सो दैट वी कैन प्रोवाइड क्विक, अफोर्डेबल एंड इजी जस्टिस टू द पीपल इन रूरल एरियाज। ये क्रिएट किया गया था अंडर द ग्राम न्यायालय एक्ट। तो बेसिकली पर्पस सिंपल सा है, टू एस्टेब्लिश द डोर स्टेप जस्टिस एट द पंचायत लेवल। सो जो भी मतलब ग्राम न्यायालय के जो हेड होते हैं, ही इज डीम्ड एज द जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास विथ द पावर फॉर बोथ द क्रिमिनल एंड सिविल जुरिस्डिक्शन। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, इस पर सवाल बन जाएगा क्योंकि हमारे दिमाग में आएगा कि भाई ग्राम न्यायालय के पास क्या क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन रहती है? यस रहती है, एज पर द शेड्यूल्स विच कैन बी मॉडिफाइड बाय द सेंटर और द स्टेट। तो ये देखो यहाँ पे सवाल बनेगा इस पे। देन यू हैव द कमर्शियल कोर्ट्स एक्ट। कमर्शियल कोर्ट्स एक्ट मतलब पैसे का लेन देन में दिक्कत तो आप जाओगे कोर्ट। तो establish the specialized commercial court to expedite the dispute resolution and improve ease of business। तो पेक्यूनरी जुडिस्ट्रिक्शन इट हैज बीन रिड्यूस्ड 1 करोड़ से 3 लाख पे कर दिया गया है। मतलब पहले 1 करोड़ रुपए का पंगा होता था तो आप जाते थे, अब 3 लाख पे भी चले जाओगे। डिजिटल रिफॉर्म्स किए गए हैं, लाइक देयर इज द रैंडम एंड द ट्रांसपेरेंट केस एलोकेशन एंड ई फाइलिंग, ई पेमेंट ऑफ कोर्ट फीस एक्सेट्रा। डिजिटल रिफॉर्म में यही सब आता है। इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको ये याद रखना है, प्रोसीजरल रिफॉर्म्स, मैंडेटरी केस मैनेजमेंट हियरिंग इज देयर, दैट इज प्री ट्रायल कॉन्फ्रेंस इज देयर एंड देयर इज द स्ट्रिक्ट टाइम स्टैंडर्ड्स। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, अच्छा ये बुक आ गई तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। दिस इज द थीम वाइज यूपीएससी मेंस पीवाईक्यू बुकलेट्स। यूपीएससी जितने भी सवाल बनाता है उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो जरूर कर लेने चाहिए। अब इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ दिक्कत क्या है, जो भी बुक्स है वो या तो ईयर वाइज अरेंज है या प्रॉपर्ली अरेंज नहीं है क्वेश्चन। हमने 2013 से लेकर 25 तक के सारे क्वेश्चन निकाले और उसे थीम वाइज प्रॉपर्ली बांटा, क्योंकि थीम देयर इज द एक्सेस रिपीटिशन, लाइक डिसेंट्रलाइजेशन पे सवाल आ रहे हैं जीएस2 में लगातार आ रहे हैं। तो हमने लाइक फेडरल इश्यूज पे सवाल आ रहे हैं, लगातार आ रहे हैं, तो वो सारे फेडरल इश्यूज के सवाल एक साथ कर दिए और इसे इस तरह से थीम वाइज बांट दिया। सो अगर आपकी प्रीलिम्स के बाद अगर लाइक मेंस के लिए बहुत सबसे अच्छा सोर्स चाहिए तो दिस कैन बी द बेस्ट सोर्स दैट यू कैन गेट एंड दिस इज अगेन अवेलेबल एट आवर वेबसाइट। चलो आगे बढ़ जाते हैं। तो मैक्सिमम 3 एडजमेंट रूल है। प्री इंस्टीट्यूशन मेडिएशन एंड सेटलमेंट इज देयर, इलेक्ट्रॉनिक केस मैनेजमेंट टूल्स आर देयर टू इंप्रूव एफिशिएंसी। देन वी हैव द ई कोर्ट्स मिशन मोड प्रोजेक्ट। ई कोर्ट्स, ई का मतलब होता है यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉनिक, तो इलेक्ट्रॉनिक कोर्ट मिशन मोड प्रोजेक्ट क्लियर है। तो यू हैव टू ट्रांसफॉर्म जुडिशरी यूजिंग द इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी and to improve productivity, accessibility and transparency. So this is implemented by the Department of Justice, Supreme Court of India E-Committee and the State High Court. E-Courts Mission Mode Project. Now this is jointly implemented by what? By the Department of Justice and the Supreme Court E-Committee. Phase 1 इसका ये है and there is the National Judicial Data Grid.
and leading to the access to 25,000 like 25.65 crore cases and 25.92 crore cases. Then you have the दिशा scheme. अब देखो इसमें पता है वर्ड पूछता है सीधे कि भाई दिशा स्कीम क्या है. दिशा स्कीम इज रिलेटेड टू, सो दिशा स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इनिशिएटिव है ताकि हम जुडिशियरी को स्ट्रेंथन कर सके. कैसे करेंगे? हम उनका इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करेंगे, उनकी एफिशिएंसी सुधारेंगे, एंड कहीं ना कहीं वी विल बी हेल्पिंग देम फॉर द स्पीडी डिस्पोजल ऑफ केसेज इन द कोर्ट्स. और उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. सो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी जुडिशियरी के लिए इंप्रूव करें. दैट इज द मेन पर्पज ऑफ द दिशा स्कीम. सो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस दे लॉन्च द डिजाइनिंग इनोवेटिव सॉल्यूशन DISHA, Designing Innovative Solutions for Holistic Access to Justice in India. Then period is 2021 to 26. The aim is to provide integrated technology-based and citizen-centric solutions. इसके 4 components हैं: टेली लॉ, न्याय बंधु, न्याय मित्र एंड द लीगल लिटरेसी एंड अवेयरनेस. तो सवाल पूछ सकता है कि इसके क्या कौन कौन से स्कीम दिशा स्कीम में आते हैं. टेली लॉ प्रोग्राम क्या करते हैं? बेसिकली हम लीगल एडवाइस प्रोवाइड करते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, टेलीफोन के थ्रू, कॉमन सर्विस सेंटर्स के थ्रू. एंड फायदा क्या होता है कि लाइक वी कैन कनेक्ट टू द पुअर एंड नीडी विद द पैनल लॉयर्स विच आर एट द स्टेट लेवल. ऐसे तो आप इनको एफर्ट कर नहीं पाएंगे, बट टेली लॉ प्रोग्राम के थ्रू आप इनको प्रॉपरली गाइड कर सकते हैं. एंड फॉर दैट वी हैव द टेली लॉ मोबाइल ऐप. सो देयर इज द डायरेक्ट कनेक्शन बिटवीन द बेनिफिशियरीज एंड द पैनल लॉयर्स. देन वी हैव द न्याय बंधु. न्याय बंधु इज प्रो बोनो लीगल सर्विस. अब आप भला करना चाहते हो लेकिन आपको पता ही नहीं है भला किसका करना है. सो फॉर दैट वी हैव इन दिस न्याय बंधु. सो न्याय बंधु, this is promoting the pro bono culture and there is the assistance from law students to the advocates. This provides free legal assistance to the beneficiaries under the Legal Service Authority Act. तो ये कनेक्ट करता है लोगों को ताकि जो फ्री में सर्विस देना चाहते हैं एंड जो फ्री में सर्विस लेना चाहते हैं, जो एलिजिबल हैं, उनको सर्विस दी जा सके. देन यू हैव द न्याय मित्र. सो दिस वाज इंट्रोड्यूस्ड इन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट. एम सिंपल सा है कि भैया 10 साल पुराने जो पेंडिंग केसेस हैं उसे हम खत्म करें. देन कमिंग टू द नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, ये आपके लक्ष्मीकांत में बहुत अच्छे से दे रखा है. तो सिंपल सा है, प्रोवाइड प्री लीगल एड टू द वीकर सेक्शंस एंड ऑर्गेनाइज लोक अदालत. देन इसका स्ट्रक्चर की बात कर लें, ये तो है ही है. देन वी हैव द स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी, तालुक लीगल सर्विस अथॉरिटी. देन यू हैव द लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम. लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम, दिस वाज अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. कब किया था? 12 मार्च 2024 को. स्कीम सिंपल सी है कि वी डू हैव द लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम एंड द सेंट्रल सेक्टर स्कीम. तो ड्यूरेशन 3 साल की रहेगी. ऑब्जेक्टिव बस देख लेना कि हमें लीगल एड प्रोवाइड करना है विद रिस्पेक्ट टू द क्रिमिनल केसेस टू बेनिफिशियरीज व्हिच आर एलिजिबल फॉर द लीगल एड अंडर द सेक्शन 12 ऑफ द LSA एक्ट 1857. देन यू हैव द फास्ट ट्रैक कोर्ट. फास्ट ट्रैक कोर्ट का सिंपल सा पर्पज ये है कि भैया जो भी केसेज वगैरह आ रहे हैं जल्दी जल्दी निपटाओ. 14 फाइनेंस कमीशन के द्वारा अप्रूव किया गया था, ये इंपॉर्टेंट है. और किस केसेस में फास्ट ट्रैक करना है भैया? हीनियस क्राइम वाले केसेस में, जो कि जैसे द क्राइम्स अगेंस्ट द सीनियर सिटीजन्स, वुमेन, चिल्ड्रन एंड डिसेबल्ड. देन सिविल प्रॉपर्टी डिस्प्यूट विच आर पेंडिंग एंड दे आर पेंडिंग मोर देन फॉर 5 years, देन उसको भी ट्रैक करना है. देन यू हैव द फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स. सो दैट आर द सेंट्रल sponsored services scheme since 2019. So this is for the rape cases, POCSO under Criminal Law Amendment Act. So this was extended till the March 2026. Then you have the Department of Legal Affairs. So this functions under the Government of India Rules 1961. तो इसका फंक्शन क्या है? To provide the legal advice to the ministries for the interpretation of constitution and the laws. एंड ये पॉइंट किसको किसको करता है? फॉर द अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल एंड अदर सेंट्रल एंड स्टेट लॉ ऑफिसर्स. सो दिस केस कंडक्ट द केसेस कहाँ कहाँ पे? इन सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट ऑन बिहाफ ऑफ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट. तो सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट के बिहाफ पे ये केसेस कंडक्ट करता है अंडर द सेंट्रल एजेंसी स्कीम. कुछ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, लाइक देयर इज द रेसिप्रोकल अरेंजमेंट विद द फॉरेन कंट्रीज, लाइक जो सम्मन्स हैं, मतलब जो सम्मन्स देना, एंड द सिविल कोर्ट ने कुछ अगर बोल रखा है तो उसको इम्प्लीमेंट करना. दिस सुपरवाइजेज इंडियन लीगल सर्विस एंड द लॉ कमीशन ऑल्सो. दिस इज द वर्क ऑफ दिस डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स. देन ये ट्रीटीज और एग्रीमेंट्स जो इंटरनेशनल बॉडीज के साथ वगैरह है वो भी ये हैंडल करता है. ये जुरिस्डिक्शन एंड पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट को भी हैंडल करता है. एंड द डिफरेंसेज अंडर आर्टिकल 143 ऑफ द
कॉन्स्टिट्यूशन। अब इसका मतलब ये नहीं कि सुप्रीम कोर्ट को हैंडल कर लेगा, इट इज जस्ट कि भाई अगर कहीं पे कुछ है तो भी अपनी ओपिनियन भी रख सकता है कल की डेट में, ठीक है। ट्राइब्यूनल, इनकम टैक्स एपलेट ट्राइब्यूनल एंड एपलेट ट्राइब्यूनल फॉर द फॉरेन एक्सचेंज वगैरह को भी से साथ भी ये डील करता है। व्हाट एक्ट्स आर बीइंग एडमिनिस्ट्रेड बाय इट, दिस आर द एक्ट्स लाइक द एडवोकेट्स एक्ट 1961, नोटरीज एक्ट 1952, एडवोकेट्स वेलफेयर फंड एक्ट 2001, कॉमर्शियल कोर्ट्स एक्ट 2015 एंड इंडिया इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर 2019। उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं, वी हैव द लिम्स। क्वेश्चन सिंपल बनेगा, व्हाट इज लिम्स? लिम्स इज द वेब बेस्ड एप्लीकेशन फॉर व्हाट, फॉर मॉनिटरिंग कोर्ट केसेस वेयर यूनियन ऑफ इंडिया इज अ पार्टी। लिम्स का फुल फॉर्म लीगल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड ब्रीफिंग सिस्टम। This monitors commercial dispute cases and this is an online tool. Then you have the Income Tax Appellate Tribunal. So this was established under the section 252 of the Income Tax Act 1961. तो देखो क्या होता है, जैसे लाइक इनकम टैक्स में लाइक देयर इज एन इशू, तो आपको जिस ऑफिसर ने समन होगा किया होगा वो बोलेगा भैया ये है, उसने अपना कोई डिसीजन दे दिया। अब आप इसको अपील कर सकते हो एक सीनियर ऑफिसर के पास, ठीक है। अब ये सीनियर ऑफिसर भी उसी के फेवर में दे दिया, तो अब आप उसके बाद फाइनली आप जाओगे इनकम टैक्स एपलेट ट्राइब्यूनल के पास। इनकम टैक्स एपलेट ट्राइब्यूनल दिस ईयर द सेकंड अपील इन डायरेक्ट टैक्स मैटर्स। सो देयर द अपील अगेंस्ट द रिवीजन ऑर्डर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कमिश्नर एंड अपील ऑन डिनायल ऑफ रजिस्ट्रेशन अंडर दिस। सो फाइनल फैक्ट फाइंडिंग अथॉरिटी इनकम टैक्स के लिए, वेल्थ टैक्स के लिए, गिफ्ट टैक्स के लिए। अब इसके बाद भी अगर आपको अपील करना है, गो टू हाई कोर्ट एंड यू कैन गो टू हाई कोर्ट ओनली ऑन ए सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ। तो घुमा फिरा के इनका जो डिसीजन होता है वो फाइनल ही माना जाता है, बहुत कम होता है कि देयर इज द चेंज एंड ऑल। देन यू हैव द पर्सनल लॉ। पर्सनल लॉ की बात कर लेते हैं, तो जो भी हमारे यहाँ पे रिलीजन है वो अपने अपने लॉज फॉलो करते हैं, फॉर दे हैव अ सेपरेट पर्सनल लॉज फॉर मैरिज, डाइवोर्स, सक्सेशन, एडॉप्शन एंड विल्स। एंड पर्सनल लॉज कम्स अंडर दी इंट्री 5 ऑफ द कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट है मतलब सेंटर भी बना पाएगा इस पे लॉ और स्टेट भी बना पाएगा। देन यू हैव द इलेक्शन लॉज। तो इलेक्शन के लिए जो मेन एक्ट्स हैं वो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन एक्ट 1952, डिलिमिटेशन एक्ट 2002, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 2010 एंड द इलेक्शन लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2001। इलेक्टोरल सिस्टम की बात कर लें तो इंडिया फॉलो द फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। क्या मतलब होता है इसका? इसका सीधा सा मतलब है कि अगर तुम्हारे पास 10% वोट भी है लेकिन तुम्हारे जो विरोधी हैं, जो तुम्हारे अगेंस्ट में खड़े हुए हैं, इनको किसी को 5 मिला, किसी को 7 मिला, किसी को 2% मिला, तुम जीत गए, 50% की जरूरत नहीं है। सो द पर्सन विद द हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट विंस इवन इफ दे डू नॉट गेट मोर देन 50% ऑफ द टोटल वोट्स। ये सिस्टम हम इंडिया में फॉलो करते हैं। कहां के लिए फॉलो करते हैं? फॉर द लोकसभा इलेक्शंस, फॉर द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस। दिस सिस्टम इज in place for more than 75 years and the reform is introduced due to changing electoral scenario. देन इलेक्शन एक्सपेंडिचर 2022 में अमेंडमेंट किया गया था। तो पहले जो था आप लाइक इलेक्शन में खर्चा कम कर सकते थे, अब ज्यादा कर सकते हो। लार्जर स्टेट्स के लिए ये लिमिट कितनी है? 95 लाख। असेंबली के लिए कितनी है? 45 लाख। स्मॉल स्टेट्स के लिए पार्लियामेंट्री के लिए 54 लाख से बढ़ा के 75 लाख किया गया, असेंबली के लिए 28 लाख किया गया। अब देन यू हैव द इलेक्शन लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2021। इसमें हमने क्या किया कि हमने इलेक्टोरल रोल जो भी है उसको आधार से लिंक किया ताकि मल्टीपल इनरोलमेंट्स ना हो सके, लोग जगह जगह जाके वोट ना कर सके, क्योंकि एक पर्सन के नाम पे 10-10 वोटर कार्ड इशू किए जाते थे। देन मल्टीपल क्वालिफाइंग डेट फॉर इनरोलमेंट, मतलब ये कि अगर लेट्स से कि आप पहले की जो क्वालिफाइंग डेट थी, लेट्स से कि दिस वाज 1 जनवरी, तो अब आप साल भर मतलब लेट्स से कि आप 3 मार्च को 18 साल के हो गए, आप वोट करने के लिए एलिजिबल हैं, लेकिन जब तक अगला 1 जनवरी नहीं आएगा आप अप्लाई भी नहीं कर पाओगे। सो इस चीज को चेंज किया गया और ये बोला गया कि भैया हर 3 महीने पर चेक करेंगे ताकि तुम जैसे 18 साल के हो यू कैन गेट इनटू दिस इलेक्टोरल रोल एंड यू कैन वोट। तो 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 3 महीने का गैप, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। तो इस डेट को दीज आर द क्वालिफाइंग डेट्स फॉर द इनरोलमेंट। देन देयर इज द जेंडर न्यूट्रल प्रोविजन एंड देन देयर इज स्ट्रीमलाइन इक्वेशन फॉर प्रीमिसेस फॉर इलेक्शन। तो ये थोड़ा सा अपना इलेक्टोरल सिस्टम सुधारा गया है, रूल्स आर अमेंडेड। सो कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 2023।
सो देयर इज वोटिंग एट द फैसिलिटेशन सेंटर फॉर द इलेक्शन ड्यूटी स्टाफ। तो इससे क्या होगा कि जो ऑफिसर ऑन ड्यूटी है वो वोट कर सकेंगे एंड देयर इज द वोटिंग बाय पर्सन्स विद द बेंचमार्क डिसेबिलिटी। सीनियर सिटीजन को डिफाइन किया गया कि भैया तुम 85 के ऊपर हो तो यू आर द सीनियर सिटीजन फॉर अस। तो कुछ फैसिलिटीज होगा देंगे। 4 क्वालिफाइंग डेट्स हैं जो मैंने आपको बताया, 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई, 1 अक्टूबर। नाउ कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 2024, पब्लिक एक्सेस जो है दैट इज रिस्ट्रिक्टेड टू स्टैट्यूटरी पेपर्स ओनली। यहीं तक ये देख सकते हो और कुछ नहीं देख सकते। देन देयर इज द अपॉइंटमेंट ऑफ इलेक्शन कमीशन मेंबर्स। You have the Chief Election Commission and the Election Commissioner. So they are governed by this Act, Chief Election Commissioner and other election commissioners appointment, condition of service and terms of office Act 2023. This replaced the Election Commission Act 1991. इसके अंतर्गत अपॉइंटमेंट करेंगे प्रेसिडेंट। दिस इज बेस्ड अपॉन द रिकमेंडेशन ऑफ दिस इलेक्शन कमिटी विच हैज द प्राइम मिनिस्टर, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन। अब यहीं पे दिक्कत वाली बात है। अब एक चीज समझना इस चीज को, ये क्रिटिसिज्म भी है। प्राइम मिनिस्टर रूलिंग पार्टी के होंगे, कैबिनेट मिनिस्टर कौन होंगे, ये भी रूलिंग पार्टी के हो जाएंगे। ये बेचारा क्या कर लेगा, मेजोरिटी के बेसिस पे वो काम करना है। तो व्हाट इफ अगर इनको हटा के सुप्रीम कोर्ट के जज को रख देते हैं या फिर कोई इंडिपेंडेंट पर्सन को रख देते जो ना इससे मतलब है जो ना इससे मतलब है, तो कहीं ना कहीं चीजें थोड़ी सी फेयर होती। बट द थिंग इज दैट कि इसके चलते क्या है, देयर इज द क्रिटिसिज्म एंड डेफिनेटली इलेक्शन कमीशन ने भी क्रिटिसिज्म फेस किया है। अभी लाइक वी हैव द इंस्टेंसेस जहाँ पे मल्टीपल वोटिंग, मतलब देर एक घर से कितने कितने लोगों का वोटर कार्ड इशूड है एंड एक ही पर्सन की जगह जगह फोटो, एंड दैट इज एक्चुअली अ मेस इन द इलेक्शन। बट लेट्स होप समडे इट विल बी गुड। तो ये किसका क्रिटिसिज्म बन जाता है। कमिंग नेक्स्ट, देन यू हैव द रिजर्वेशन फॉर द शेड्यूल्ड कास्ट एंड द शेड्यूल्ड ट्राइब्स। So this is provided under Article 330 Lok Sabha and Article 332 in the state legislative assemblies. Initially there was the reservation for 10 years and then this was repeatedly extended by the parliament over 25 years. Recent development ये है like that there is the readjustment of the representation of scheduled tribes in assembly constituency of the state of Goa Act 2025 में ये नोटिफाई हुआ था, पास हुआ था 11 अगस्त 2024 को। पर्पस सिंपल सा है कि हमें कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स ऑफ द एसटीज इन गोवा को सेफगार्ड करना है। एंग्लो इंडियन रिप्रेजेंटेशन अब नहीं है, पहले थी। आर्टिकल 331 के अंतर्गत देयर इज द प्रोविजन फॉर द नॉमिनेशन ऑफ 2 एंग्लो इंडियंस इन द लोकसभा बाय द प्रेसिडेंट। सो extended reservation for scheduled caste and scheduled tribe till 2013 and this abolished the reserved seat for Anglo-Indian community. This amended Article 334. Then you have the women's reservation. ये इस पे देखो 2 बार आ गया, पहले भी मैंने आपको बताया, अब फिर से आ गया। मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। इस पे दोबारा सवाल आ सकता है, पहले भी यूपीएससी पूछ सकता है, दोबारा भी पूछ सकता है, इसको तैयार रखना। तो विमेन रिजर्वेशन बिल दिस बिकेम लॉ एज 106th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। एक बात और यहाँ पे समझ लेना, 100 से लेके 106th अमेंडमेंट तक कौन सा अमेंडमेंट किससे रिलेटेड है, ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैच दी फॉलोइंग बन जाता है, गलत करके आ जाते हैं कई बार, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो 100 से 106 तक जरूर देख लेना। देन यू हैव द की प्रोविजंस की बात कर लें तो 1/3 सीट हम रिजर्व करेंगे विमेंस के लिए। कहाँ पे, पार्लियामेंट में, स्टेट लेजिस्लेचर में एंड लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली। कुछ ऑब्जर्व किया यहाँ पे, सोचना। देन यू हैव द रोटेशन ऑफ सीट्स। द सीट्स रिजर्व फॉर विमेन विल बी रोटेटेड। हर डिलिमिटेशन एक्सरसाइज के बाद नई कंस्टिट्यूएंसी रिजर्व की जाएगी और दिस विल इंश्योर द रिप्रेजेंटेशन फॉर डिफरेंट रीजन्स एंड बैकग्राउंड। इम्प्लीमेंटेशन नेक्स्ट सेंसस के बाद हम इसे इंप्लीमेंट करेंगे, तो अब अभी हम इंप्लीमेंट नहीं करें, बना दिया है कानून। सो दिस इज गोइंग टू बी फॉलोड बाय द डिलिमिटेशन एक्सरसाइज। डिलिमिटेशन डिफाइन करेगा कि कौन सी सीट्स विमेंस के लिए रिजर्व होगी। Then delimitation of constituencies. What is delimitation of constituencies? So there is the periodic readjustment of Lok Sabha and state assembly constituencies and इसका basis article 82 है, article 170 है। So this is required in single member constituency system. Delimitation commissions कब कब बने, तो 1952 में फर्स्ट, 1962 में सेकंड, 1973 में थर्ड, 2002 में फोर्थ, 2020 में फिफ्थ। डिलिमिटेशन को फ्रीज कर दिया गया। कब तक फ्रीज किया गया, आप बार बार ये वर्ड पढ़ते होंगे, 2026 तक। देन डिलिमिटेशन कमीशन 2002 के बारे में बात कर लेते हैं। दिस वाज चेयर्ड बाय कुलदीप सिंह। ये इंपॉर्टेंट है, ये नाम याद कर लेना। एंड दिस कवर्ड ऑल स्टेट्स एक्सेप्ट जम्मू कश्मीर एंड सम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। इम्प्लीमेंटेशन होगा, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं बन जाता।
डिफर्ड स्टेट्स, जो डिफर्ड स्टेट्स थे ड्यू टू सिक्योरिटी ऑर्डर्स, ये बस मेन चीज जो इसमें याद रखना वो ये याद रख लेना। देन रीसेंट डिलिमिटेशन की बात करें तो जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर का डिलिमिटेशन हुआ था, किसके अंतर्गत हुआ था? अंडर द जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। किसने चेयर किया था? रंजना देसाई, ये नाम याद कर लेना। Assam, this was conducted by Election Commission of India, effective this. Then you have the electronic voting machine and the voter verifiable paper audit trial. So EVM क्या है? EVM is a device जो कि वोट्स को इलेक्ट्रॉनिकली रिकॉर्ड करता है इंस्टेड ऑफ द पेपर बैलेट्स। पहले पेपर बैलेट्स होते थे भैया, अब है तुम्हारे पास एक डिवाइस, तुम बटन दबाओगे वो आपका वोट रिकॉर्ड हो जाएगा। सो ईवीएम इलेक्शन में यूज होते हैं फॉर द बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इसमें एक बैलेट यूनिट होता है, कंट्रोल यूनिट होता है, एक कनेक्टिंग केबल भी होता है जो दोनों को कनेक्ट करता है। ये इलेक्शन कमीशन के द्वारा यूज किया जाता है फॉर द इलेक्शन टू द पार्लियामेंट एंड द स्टेट असेंबलीज। एंड दिस इज मैन्युफैक्चर्ड बाय, मैन्युफैक्चरर कौन है? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड एंड द इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको कहीं और नहीं मिलेगी, इंडिया ईयर बुक में ही मिलेगी। इसीलिए ऐसे सवाल आते हैं जो ये पेचीदा से अजीब से सवाल आते हैं ना, जैसे कि इंटरनेशनल ग्रीन्स काउंसिल, लोग कह रहे थे पता नहीं बहुत रैंडम सवाल है। रैंडम नहीं था भैया, इंडिया ईयर बुक में दिया हुआ था, तुमने पढ़ा होता तो तुम कर लेते, सिंपल सा है। देन ईवीएम की बात कर लेते हैं। ईवीएम जो था वो पहली बार जो यूज हुआ दैट वाज यूज्ड इन 1982 इन 17 पारूर असेंबली कंस्टिट्यूएंसी केरला। यूनिवर्सल यूज 2004 से इसको हमने यूज करना शुरू कर दिया। वीवीपैट, सो ये क्या ये बेसिकली पहली बार यूज हुआ था 51 नॉक्सन असेंबली कंस्टिट्यूएंसी में इन नागालैंड। पर्पस था ट्रांसपेरेंसी का। इसमें क्या होता है ना, जब आप लाइक वोट करते हैं तो आपको एक पेपर स्लिप दिखती है जिसमें आपका सीरियल नंबर दिखेगा, कैंडिडेट नेम दिखेगा और आपके सामने आएगी थोड़ी देर के लिए, और पार्टी का सिंबल दिखेगा जिसको आपने वोट किया, एंड जो इस पर्सन ने वोट कर रखा है उसको 7 सेकंड के लिए दिखेगा और फिर उसके बाद कट के वहीं पे गिर जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा। तो वो आपका एक तरह से वीवीपैट है। देन यू हैव दिस इलेक्टर्स फोटो आइडेंटिटी कार्ड। तो 1993 में दिस वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो इसका पर्पस सिंपल था कि हमें वोगस वोटिंग और इम्पर्सनेशन अवॉइड करना है, तो भाई फोटो आईडी कार्ड देना शुरू कर दिया। सो दिस इज बेस्ड ऑन द इलेक्टोरल रूल्स। एलिजिबिलिटी ये है कि भैया तुम 18 साल के ऊपर होना चाहिए तभी तुम वोटर के लिए वोटिंग के लिए एलिजिबल हो। क्वालिफाइंग डेट्स आपको मैंने ऑलरेडी बता दी है। सो एपिक इज इशूड आफ्टर रजिस्ट्रेशन इन द इलेक्टोरल रूल्स। वैलिडिटी एपिक नंबर इज वैलिड फॉर लाइफ टाइम इवन इफ एड्रेस चेंजेस। नाउ वोटिंग राइट्स ऑफ इंडियन सिटीजन्स लिविंग अब्रॉड। पहले जो लोग बाहर रहते तो वोट कहाँ कर पाते? तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950, तो ये कहता था सिटीजन एजेड 18 ईयर्स और अबव एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट आर एलिजिबल फॉर वोटिंग। ऑर्डिनरीली रेसिडेंट, ध्यान रखना। सेक्शन 20 डिफाइंस दी ऑर्डिनरी रेसिडेंट। इशू ये था कि जो भी इंडियन सिटीजन बाहर रहते थे उन्होंने वोटिंग राइट डिमांड किया कि भैया हम भले बाहर रह रहे हैं बट हमें भी तो वोट देने का करने का अधिकार दो, हमें भी तो इस बात का अधिकार होना चाहिए कि किसको चुनेंगे हम। तो चेंजेस आए लेकिन बहुत लेट आए 2010 में। सो दिस इनेबल द वोटिंग राइट्स फॉर द ओवरसीज सिटीजन्स। सो कुछ चेंजेस आए एंड दिस मे वाज मेड इफेक्टिव फ्रॉम फरवरी 2011 and now they can submit self-attested documents and they can enroll in the electoral roll of their constituency. अब बारी आती है साइमल्टेनियस इलेक्शन की। साइमल्टेनियस देखिए जब इलेक्शन होता है तो उस टाइम पे पूरी मशीनरी उसमें लग जाती है। तो सेंटर का मानना ये है कि अगर सारा इलेक्शन एक साथ होगा, स्टेट का भी और सेंटर का भी, तो कहीं ना कहीं एक बार में हमने इलेक्शन कराया 5 साल के लिए छुट्टी। इस चीज के लिए हाई लेवल कमिटी बनाई गई अंडर द गाइडेंस ऑफ श्री रामनाथ कोविंद। पर्पस सिंपल था कि दे एग्जामिन द साइमल्टेनियस इलेक्शन एंड रिकमेंड इम्प्लीमेंटेशन। जाहिर सी बात है कभी भी कोई कमेटी बनती है तो उसके फेवर में ही देती है। तो उन्होंने दे सबमिटेड द रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट ऑन 14th of March 2024। गवर्नमेंट एक्सेप्ट करना था, गवर्नमेंट चाहती ही है क्योंकि साइमल्टेनियस इलेक्शन हो। सो इम्प्लीमेंटेशन एक्शन वेयर इनिशिएटेड एंड फॉर दैट कॉन्स्टिट्यूशन में लाया गया 129th अमेंडमेंट बिल एंड ऑब्जेक्टिव सिंपल सा है, टू इनेबल द साइमल्टेनियस इलेक्शन। तो आर्टिकल कौन सा वो करेंगे, 82A को हम इंसर्ट करेंगे एंड 83 एंड 112 आर्टिकल हम उसमें अमेंड करेंगे। कहाँ के इलेक्शन के लिए? फॉर द हाउस ऑफ द पीपल एंड द ऑल लेजिस्लेटिव असेंबलीज। बट फिलहाल ये ज्वाइंट कमेटी के पास है जो इसे एग्जामिन कर रही है। एंड इस चीज के लिए यूनियन टेरिटरी लॉ अमेंडमेंट बिल भी लाया गया है। देयर इज द प्रपोज अमेंडमेंट टू गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरी एक्ट 1963
Government of National Capital Territory of Delhi Act 1991 and Jammu and Kashmir Reorganization Act 2019. Now you have the new criminal laws. क्रिमिनल लॉज, तो आपके यहाँ पे मेन 3 क्रिमिनल लॉ हैं, समझते हैं इसको। पहले तो ये समझ लो, भारतीय न्याय संहिता इट रिप्लेस द इंडियन पीनल कोड, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता इट रिप्लेस द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, भारतीय साक्ष्य अधिनियम दिस रिप्लेस द इंडियन एविडेंस एक्ट। क्या है ये? देखो, भारतीय न्याय संहिता की बात कर लेते हैं। पहली बात, ये डिफाइन करेगा कि भैया क्या चीज क्राइम है, और अगर तुमने क्राइम किया तो तुम्हारी पनिशमेंट क्या होगी। तो क्या क्या चीजें क्राइम है, व्हाट आर द टाइप ऑफ ऑफेंसेस, व्हाट आर द पनिशमेंट ऑफ क्राइम। लाइक मर्डर, ये बोलता है कि मर्डर ऑफेंस है, इसलिए मर्डर क्राइम माना जाता है। अगर ये बोल दे कि मर्डर इज नॉट एन ऑफेंस, जैसे पुराने टाइम पे क्या होता था कि मर्डर बेसिकली एन आई फॉर एन आई वॉज देयर, ठीक है। तो अगर किसी ने तुम्हारी आंख निकाल ली तो तुमने बदले में उसकी आंख निकाली, दैट इज फाइन, दैट इज नॉट अ क्राइम। बट आज के दिन में किसी ने तुम्हारी आंख निकाल ली, लेकिन बदले में तुम उसकी आंख निकाल नहीं सकते, यू विल हैव टू गो टू कोर्ट। वो उसने क्राइम किया, तुमको नहीं करना है। सो दिस इज द थिंग, सो दिस डिफाइंस द ऑफेंसेस अंडर द भारतीय न्याय संहिता, लाइक मर्डर, थेफ्ट, असॉल्ट, फ्रॉड, टेररिज्म, साइबर क्राइम। पर्पस सिंपल सा है कि हमें क्रिमिनल लॉ को मॉडर्नाइज करना है एंड नए टाइप के क्राइम्स को भी इंक्लूड करना है, जैसे कि ऑर्गेनाइज क्राइम जो पहले इंक्लूड नहीं था, साइबर ऑफेंसेस। सो बीएनएस ये है कि डिफाइन करता है कि व्हाट इज द क्राइम एंड व्हाट शुड बी द पनिशमेंट। लेकिन उसके बाद जो सेकंड स्टेज आती है, हमने क्राइम डिफाइन तो कर दिया, देन देयर शुड बी सम प्रोसीजर टू इन्वेस्टिगेट एंड देन यू कैन ट्राई द क्रिमिनल केसेस, अदरवाइज क्या ही होगा। तो कैसे पुलिस केसेस को इन्वेस्टिगेट करेगी, अरेस्ट के प्रोसीजर्स क्या होंगे, बेल के रूल्स क्या होंगे, कोर्ट के ट्रायल प्रोसेस क्या होंगे, व्हाट आर द राइट्स ऑफ एक्यूज्ड एंड विक्टिम्स, क्या उनका अपना भी एक राइट है। जैसे कि आप एफआईआर रजिस्टर करते हैं, एफआईआर रजिस्ट्रेशन इज देयर, पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है, यू अरेस्ट द एक्यूज्ड, कोर्ट में ट्रायल होता है, देन जजमेंट आता है। ये सारा कुछ ये डिफाइन करता है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। लेकिन अब इसके बाद एक चीज और है कि तुमने क्राइम किया, इसका क्या एविडेंस है। एविडेंस के लिए हमारे पास है भारतीय साक्ष्य अधिनियम। सो दिस एक्सप्लेन्स व्हाट एविडेंस इज एक्सेप्टेबल इन द कोर्ट। अब आप ये थोड़ी बोलोगे उसने मन में सोचा था कि मर्डर कर देगा इसलिए इसको मर्डर माना जाए, नहीं, दे डोंट एडमिट इट एज एन एविडेंस। तो टाइप ऑफ एविडेंस लाइक डिजिटल एविडेंस, विटनेस की जो टेस्टिमनी है, व्हाट आर द प्रूफ ऑफ फैक्ट्स इन द कोर्ट्स एटसेट्रा, तो ये चीज बताता है। तो ऐसे समझ लो ये डिफाइन करता है, this defines crime and punishment, this explains the criminal procedure, this explains the admissible evidence. So the new criminal law, they were notified in 2023 and came into force on 1st July 2024 except for specific sections of this. ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, टाइम बाउंड प्ली मार्केट, प्ली बार्गेनिंग एंड ऑल, ये सारा कुछ लाइक है, बट मेनली ये किसने किसको रिप्लेस किया ये ध्यान रख लेना। कुछ देर आर सम चेंजेस लाइक देयर इज द कम्युनिटी सर्विस इज इंट्रोड्यूस्ड एज पनिशमेंट फॉर द फर्स्ट टाइम, तो ये एक अच्छा चेंज है। एंड कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस है, जस्ट पॉज द वीडियो एंड रीड इट, इसमें कुछ खास है नहीं बताने वाला। देन कमिंग नेक्स्ट, अब हमारे लाइक फोर्सेस की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। यू हैव द इंडो तिब्बतियन बॉर्डर फोर्स, कब रेज किया गया, इन 1962 आफ्टर चाइनीज एग्रेशन, एंड व्हाट दिस इज गार्डिंग, दिस इज गार्डिंग द इंडो चाइना बॉर्डर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दे आर एक्ट एज द फर्स्ट रिस्पॉन्डर ड्यूरिंग नेचुरल डिजास्टर इन द हिमालयाज। देन यू हैव द बीएसएफ, बीएसएफ गार्ड्स इंडियाज इंटरनेशनल बॉर्डर विथ पाकिस्तान एंड बांग्लादेश, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मेनली यही है इसमें जो इंपॉर्टेंट है। कुछ एडिशनल रोल हैं, पॉज करिए वीडियो और एक बार पढ़ लो। कश्मीर वैली में एंटी इन्फिल्ट्रेशन ऑपरेशन फॉर द नॉर्थ ईस्ट काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन, एंटी नेशनल ऑपरेशन इन उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़, सिक्योरिटी ऑफ इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट। लेकिन मेनली जो काम है वो पाकिस्तान एंड बांग्लादेश है, जहां पे मेन सवाल बन सकता है। असम राइफल्स इंडो म्यांमार बाउंड्री को ये गार्ड करेंगे, दैट इज द मेन थिंग। दे आर द फ्रेंड्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, तो वी हैव अ नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, ये सर्जिकल ऑपरेशन वगैरह के लिए बनाए जाते हैं। दिस इज बेस्ड अपॉन द टैक्टिकल इंटेलिजेंस एंड दिस वाज फेल्ट आफ्टर द ऑपरेशन ब्लू स्टार एट गोल्डन टेम्पल अमृतसर। किसके ऊपर बेस्ड है, दिस इज पैटर्ड ऑन स्पेशल फोर्सेज, लाइक यूके की अपनी स्पेशल फोर्स है SAS, स्पेशल एयर सर्विस, फ्रांस की अपनी स्पेशल फोर्स है GIGN, ग्रुप डी इंटरवेंशन डाला गेंडाल मेरी नेशनल, जर्मनी का है GSG-9, इजराइल का है साइरेट मटकल, USA का है डेल्टा फोर्स।
ठीक है, तो ये नाम याद रख लेना, मैच द फॉलोइंग पूछ सकता है, या फिर ये बोल देगा कि ये द टर्म ऑफन सीन इन न्यूज। देन नेशनल सिक्योरिटी फोर्स, दिस वाज रेज्ड इन 1985 अंडर द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एज द फेडरल कंटीजेंसी फोर्स। तो एक तरीके की स्पेशलाइज्ड फोर्स है। दिस इज डिप्लॉयड ओनली इन द एक्सेप्शनल circumstances to counter the serious act of terrorism। एनएसजी सबसे पहले रेज किया गया था एट दी मानेसर गुरुग्राम नियर नेशनल कैपिटल। 6 रीजनल हब्स कहाँ कहाँ पे हैं ये आपको पता होना चाहिए। मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद, अहमदाबाद एंड जम्मू, और एक और एनएसजी हब बन रहा है कहाँ पे, ऑब्वियस सी बात है, अयोध्या में। देन यू हैव दी सीआरपीएफ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, तो रिजर्व फोर्स है, ठीक है। तो पहली बार ये फॉर्म हुआ था इन एट द नीमच एट द क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस एंड दिस वाज रीनेम्ड आफ्टर द इंडिपेंडेंस। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो हमारे होम मिनिस्टर थे, ही विजुअलाइज द मल्टी डायमेंशनल रोल फॉर द फोर्स। तो कुछ कंट्रीब्यूशन है, लाइक 1959 में हॉट स्प्रिंग्स में उनके ऊपर अटैक हो गया था, 10 लोग मारे गए थे, तो वी डज रिमेंबर देम ऑन द पुलिस कॉमेमोरेशन डे ऑन 21 October। तो ये डेट याद रख लेना। देन सरदार पोस्ट इन गुजरात, दे रिपर्स दी पाकिस्तानी ब्रिगेड अटैक, 34 लोगों को मारा उन्होंने एंड दे कैप्चर्ड 4 एंड लॉस्ट 6 ब्रेव हार्ट्स। तो 9th April is celebrated as the Valor Day। इंटरनेशनल डिप्लॉयमेंट कोसोवो, हैती, लाइबेरिया, श्रीलंका वगैरह में है। एंड यू हैव द फर्स्ट ऑल विमेन यूएन पीस कीपिंग यूनिट इन लाइबेरिया। ये इंपॉर्टेंट है, इसे नाम याद कर लेना। तो आपकी पहली ऑल विमेन यूएन पीस कीपिंग यूनिट कहाँ पे है, लाइबेरिया में है। देन यू हैव द रैपिड एक्शन फोर्स। रैपिड एक्शन फोर्स, जाहिर सी बात है रैपिड एक्शन लेना है to handle riots and riots like situation in internal security duties। This is headed by an IG, officer of the rank of IG। Then you have the Cobra, Commando Battalion for Resolute Action। तो इसकी पेरेंट फोर्स कौन सी है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। किसके लिए बनाया गया है, टू टैकल द लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म इंक्लूडिंग द नक्सलाइट्स। डिप्लॉयमेंट कहाँ कहाँ पे, लाइक छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा एंड पार्ट ऑफ महाराष्ट्र। देन यू हैव द सीआईएसएफ। सीआईएसएफ का काम क्या है, सीधी सी बात है, इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी है। तो जो भी हमारे क्रिटिकल इंस्टॉलेशन हैं जैसे कि एयरपोर्ट, पावर प्लांट्स, न्यूक्लियर फैसिलिटी, स्पेस रिलेटेड इंस्टॉलेशन, पोर्ट्स, ऑयल एंड नेचुरल गैस यूनिट, स्टील प्लांट, कोल माइंस एटसेट्रा, इसको ये सिक्योरिटी कवर देते हैं। इसीलिए अगर आप एयरपोर्ट पे जाएंगे ना तो आपको सीआईएसएफ के लोग दिखते हैं। देन यू आर द सीआईएसएफ इज वन ऑफ द लार्जेस्ट फायर प्रोटेक्शन सर्विस प्रोवाइडर इन द कंट्री एंड द स्पेशल security group of CSF। This provides protection to over 150 very important persons। Then you have the सहस्त्र सीमा बल। सहस्त्र सीमा बल की बात कर लें तो ये सबसे नया गार्डिंग फोर्स है फॉर द यूनियन ऑफ इंडिया। किसको गार्ड करता है, इंडो नेपाल को करता है, नेपाल वाला बॉर्डर को गार्ड करता है, ये याद रख लेना। और नेपाल बॉर्डर के अलावा भूटान को अभी इसको एडिशनल चार्ज दे दिया गया है। देन यू हैव द सिविल डिफेंस। इसके बाद आते हैं सिविल डिफेंस पे। दिस वाज ऑर्गेनाइज्ड नवंबर 1962 जब चाइना ने अटैक किया था। तो बेसिकली ये एक प्रॉपर फोर्स नहीं है बट एक सिविल डिफेंस है। सो बेसिकली दिस इज वॉलंटरी बेसिस। तो मेजॉरिटी ऑफ द पर्सनल दे आर वॉलंटियर्स, ठीक है। एंड आप उनको ट्रेनिंग देते हैं एंड देयर इज अ स्मॉल पेड स्टाफ, स्मॉल न्यूक्लियस ऑगमेंटेड ड्यूरिंग द इमरजेंसीज। तो हम ट्रेनिंग देते हैं उनको लोकल लेवल पे, स्टेट लेवल पे और नेशनल लेवल पे भी। तो दिस प्राइमरी एम क्या है कि भाई कोई इमरजेंसी हो तो हैंडल कर सके चीज़ों को, टू सेव लाइफ ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसीज, minimize the damage to property, ensure continuity of industrial production, assist during terrorist attack and natural disasters। ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की बात कर लें तो यू हैव द नेशनल सिविल डिफेंस कॉलेज इन नागपुर एंड देन you have the home guards also। So this is the vital wing of the civil defense। This strengthened post 1965 Indo-Pakistan war। देन फाइनेंशियल सपोर्ट ऑब्वियसली बात है सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही होगी स्टेट और यूटीज को ताकि सिविल डिफेंस प्रिपरेशन रखें। देन यू हैव अबाउट द होम गार्ड। होम गार्ड वर रेज्ड December 1946 टू सपोर्ट द स्टेट पुलिस ड्यूरिंग द सिविल डिस्टर्बेंस एंड द कम्युनल राइट्स। ये एक तरीके का वॉलंटरी फोर्स है अंडर द होम गार्ड एक्ट एंड रूल्स। सारे सेक्शन ऑफ सोसाइटी के मेंबर्स इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। 3 से 5 साल तक का काम है। टेन्योर इज 3 to 5 years and this is merged into a uniform voluntary force post 1962 चाइनीज एग्रेशन। फायर सर्विस सिविल डिफेंस का एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है। तो सिविल डिफेंस वाले फायर सर्विस प्रोवाइड करते हैं एंड दिस इज ऑर्गेनाइज्ड बाय स्टेट्स एंड द यूनियन टेरिटरीज। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ये टेक्निकल एडवाइस प्रोवाइड करती है एंड सॉफ्ट लोन देती है थ्रू द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस फॉर परचेजिंग ऑफ इक्विपमेंट एंड द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स। सो ये था समथिंग अबाउट
द लॉ इन इंडिया। तो इसमें हमने कई सारे फैक्ट्स देखे, कई सारी चीज़ें देखी, मैंने आपको बताई। इस पे सवाल कभी भी बन जाते हैं और बनते हैं, पूछ सकता है, और हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये सवाल कहाँ से पूछा, ये मेरे करंट अफेयर्स में था कि नहीं। लॉ एंड जस्टिस का ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके बाद वाला चैप्टर भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दिस इज रिलेटेड टू इंटरनेशनल रिलेशन। इस चैप्टर को करवाते वक्त मैं आपको कुछ चीज़ें और भी बताते चलूंगा जब मैं इंटरनेशनल रिलेशन करा रहा हूँ, कि कुछ कुछ एक होमवर्क टाइप का रहेगा, ताकि इंटरेक्शन बना रहे और आप भी चीज़ों को साथ में कर पाएं, ताकि ये वीडियो आपके ज़्यादा काम आ सके। देखो, एक सिंपल सी चीज़ है, अगर आप भी पार्टिसिपेट करेंगे तो फिर आपको कहीं ना कहीं फायदा ज्यादा होगा। और अगर आप सोचेंगे कि पैसिवली वीडियो देख लें, तो देख तो लेंगे डेफिनेटली, कई सारे फैक्ट्स आपको याद हो जाएंगे, लेकिन बहुत सारी चीजें जो आपको याद होनी चाहिए वो याद नहीं रहेंगे। तो करते चलना उन चीजों को, और टाइम टू टाइम वीडियोस जो भी आते जा रहे हैं उसे फिनिश करते चलिए। इस महीने के अंदर में मैं सारे ही वीडियोस खत्म कर दूंगा, अप्रैल, विद इन द अप्रैल इटसेल्फ। सो दिस इज द थिंग, एंड डू मेक श्योर कि आप इन चीजों को करते चलें एंड चीजों को खत्म भी करते चलें। मतलब इसको बात के लिए मत टालना। इंडिया की बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सो इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू मस्ट डू इट। सो दैट्स ऑल एज ऑफ नाउ फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, विच इज गोइंग टू बी ऑन द इंडिया एंड द वर्ल्ड। तब तक के लिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रीलिम्स।